हेलो जी। दिस इज सिया फाक और आज की अपनी इस वीडियो के अंदर हम बात कर रहे होंगे कि सीफैप 2 यानी कि एडवांस कॉर्पोरेट लॉ प्रैक्टिसेस का जो एग्जाम है इसको आपने कैसे क्रैक करना है, किस तरह से प्रिपेयर करना है और किस तरह से आप इसको पास कर सकते हैं। अगर आप इसकी एग्जाम ग्रेड देखें तो सब फर्स्ट थिंग फर्स्ट आपके पास इसकी 4 ग्रेड्स बनती हैं। पहली ग्रेड जो है बेसिकली इसमें मोर और लेस उसकी जो वेटेज है वो 35 to 45 मार्क्स की है और उसके अंदर मोर और लेस जो सारे का सारा कंटेंट है वो कंपनीज एक्ट और उसके रेलिवेंट स्केड्यूल्स, उसके रेलिवेंट लॉज और ये सारा कुछ है, उसके रेलिवेंट रूल्स। तो इसकी जो वेटेज है वो 35 to 45 मार्क्स है। इसकी आमतौर पर जो बेसिक नो हाउ है वो आपकी कैप से बिल्ड हुई होती है। दूसरे नंबर के अंदर अगर हम देखें तो कुछ स्पेसिफिक लॉज हैं आर्बिट्रेशन से रिलेटेड या फिर जो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट है उससे रिलेटेड। तो ये है 10 से 15 मार्क्स की ग्रेड। इसके अंदर बेसिकली 3 से 4 चैप्टर्स आ जाते हैं आमतौर पे। बेसिकली अगर आप सराते फाबदी की बुक यूज करेंगे तो उसमें इसका एक ही चैप्टर है। इसी तरह से जो अगली ग्रेड है दैट इज ऑल्सो 10 से 15 मार्क्स की है। उसकी अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर क्या चीज आ रही होती है, उसके अंदर स्पेसिफिक लॉज आ रहे होते हैं जैसे एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, बैंकिंग कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज और इस तरह के जो स्पेसिफिक लॉज हैं। इसकी जो वेटेज है वो 10 से 15 मार्क्स की और इसके बाद जो हमारी लास्ट ग्रेड बनती है वो भी कोई 25 से 30 मार्क्स की बनती है। उसके अंदर हमारे पास जो अदर लॉज हैं वो आ रहे होते हैं जैसे कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, जैसे कंपटीशन लॉ है, ये सारे इसके अंदर आ रहे होते हैं। तो इसकी स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है एग्जाम को पास करने की? अगर आप ग्रेड नंबर बी और ग्रेड नंबर सी को देखें तो 10 से 15 मार्क्स की ग्रेड है और छोटे छोटे चैप्टर्स हैं जिनको कवर करना, जिनको ग्रैस्प करना इजी है। तो अगर आप इन दो ग्रेड्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपके 30 to 35 मार्क्स इजीली सिक्योर हो जाते हैं। इसी के साथ फिर आप अगर आगे बढ़ते हैं तो आपके पास बच गई पहली ग्रेड, ग्रेड ए, जो कि मोस्टली जो है वो कंपनीज एक्ट है और उसके रेलिवेंट स्केड्यूल्स हैं, रेलिवेंट लॉज हैं, रेलिवेंट रूल्स हैं। रूल्स भी कॉर्पोरेट लॉ के पेपर के अंदर सेपरेटली हुआ करते हैं। खैर एनी हाउ, इसका सिलेबस बहुत ज्यादा लेंथी होता है कॉर्पोरेट लॉ का और आमतौर पर ये देखा गया है कि या तो आप इसको अपनी सीए फाइनल की पहली अटेम्प्ट के अंदर अगर दे रहे हो पेपर को तो ये अच्छे से मैनेज हो जाता है, या फिर लास्ट अटेम्प्ट में जब आपके पास आमतौर पर एक या दो पेपर्स ही साथ बचे होते हैं और आपके पास एक अच्छा नॉलेज पीछे से कलेक्ट हुआ होता है। लेकिन मेरा इसके ऊपर जो ओपिनियन है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। आप किसी भी अटेम्प्ट में इसको क्वालिफाई कर सकते हो अगर आप इसको अच्छे से मैनेज कर लो। क्या इस पेपर के लिए जरूरी है कि आप क्लासेस लो? तो मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये जरूरी नहीं है कि आप क्लासेस लें। हाँ, क्लासेस लेंगे, आपको अगर वैल्यू अच्छी मिल रही है, आपको लग रहा है कि वैल्यू एडिशन हो रही है तो बहुत अच्छी बात है। आमतौर पर स्टूडेंट्स क्या करते हैं क्योंकि लेंथ ही बहुत ज्यादा कोर्स, तो वो लेक्चर्स लेते रह जाते हैं। उसका जो साइड इफेक्ट होता है वो ये होता है कि आपने सेल्फ स्टडी नहीं की होती, आपने केस स्टडीज को सॉल्व नहीं किया होता, आपको पता नहीं होता कि ड्राफ्टिंग कैसे करनी है, क्योंकि लॉ के पेपर के अंदर जो ड्राफ्टिंग है वो एक चैलेंज है। तो उसकी वजह से अक्सर जो स्टूडेंट्स हैं वो इस पेपर को फेल कर बैठते हैं। इसकी अगर मैं पासिंग रेशो की बात करूं, वो बच्चे जो इसको ऑनेस्टली पढ़ते हैं वो आमतौर पर इसको 80 to 90% पास कर लेते हैं। मैं आई कैप के ऑफिशियल स्टैट्स की बात नहीं कर रहा क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने सही से पढ़ा नहीं होता या वट एवर कोई भी रीजन होती है। तो अगर आप इसको ऑनेस्टली पढ़ेंगे, वाकई इसके साथ इंसाफ करेंगे सब्जेक्ट के साथ, तो आप इसको पास कर लेंगे, इसके अच्छे चांसेस हैं। अच्छा जी, इसके लिए आपको स्ट्रेटेजी क्या यूज करनी चाहिए? जैसे ही सेशन स्टार्ट होता है तो आपको इसके लेक्चर स्टार्ट कर देने चाहिए। और मैं एक चीज के ऊपर बहुत ज्यादा जो है वो एम्फोसिस दिया करता हूँ कि आप लेक्चर्स सिर्फ वो वाले एरियाज के लें जो आपको लगता है कि आप खुद से कवर नहीं कर सकते। लेक्चर लेने से पहले एक नजर देख लें पूरे का पूरा जो भी आपने पढ़ना है, जो भी उस लेक्चर के अंदर कवर हो रहे हैं एरियाज, जो टॉपिक्स हैं। कंपेंडियम को लाजमी यूज करें और बेहतर ये है कि आप कंपेंडियम से पढ़ें और खुद से अपने नोट्स बनाएं। लेकिन अगर आप सर आतिफ आब्दी की बुक यूज करना चाह रहे हैं क्योंकि मैंने उसी को यूज करके पास किया तो मैं उसको रेकमेंड करूंगा। तो अगर आप उसको स्टार्ट कर दें, लेक्चर लेने से पहले एक दफा एक नजर देख लें, स्किम कर लें सारे के सारे कंटेंट को। उसमें से आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन से एरियाज को आपको लेक्चर लेने की जरूरत है। बाकी का बेशक आप लेक्चर स्किप कर लें और उसको खुद से पढ़ लें। इस तरह से क्या होगा, आप इफेक्टिवली टाइम मैनेज करेंगे क्योंकि ये बहुत ज्यादा लेंथी कोर्स है। अच्छा जी, आपकी कोशिश ये होनी चाहिए आप इस स्ट्रेटेजी के ऊपर ना रहें कि एक दफा आपका पूरा कोर्स कंप्लीट होगा तो फिर ही आपने रिवीजन स्टार्ट करनी है। साथ के साथ रिवीजन करते रहें। जो छोटे छोटे ग्रेड के टॉपिक्स हैं, जो एरियाज हैं, उनको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करें। एक और चीज, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि आमतौर पर ये देखा गया है कि कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जैसे बैंकिंग कंपनी का ऑर्डिनेंस है, तो वो आमतौर पर टेस्ट नहीं हो रहा था तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं उसको छोड़ देते हैं। तो आपने छोड़ना कोई एरिया नहीं है, आपने कोशिश ये करनी है कि आप हर एरिया को अच्छे से कवर करें क्योंकि पेपर के अंदर सरप्राइज एलिमेंट अक्सर आ जाया करता है। तो ये एक छोटी सी चीज थी। बाकी इसकी ड्राफ्टिंग के हवाले से अक्सर एक क्वेश्चन आ जाता है कि क्योंकि लॉ की एक पर्टिकुलर लैंग्वेज होती है तो स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि जिस लैंग्वेज में वो लिखा हुआ है हमने भी पेपर में उसी लैंग्वेज में लिखना है। ऐसा नहीं है। आई कैप भी इसको रिपीटेडली
जो है वो क्लैरिफाई कर चुका है पास्ट के अंदर कि आपको ज़रूरत नहीं है कि आपने उसी लैंग्वेज में लिखना है। आप सिर्फ़ वो लिखें जो उसका मतलब सही निकल रहा हो। अगर आप वो आम इंग्लिश में भी लिख रहे हैं दैट इज़ एक्सेप्टेबल। दैट वाज़ ऑल अबाउट एसीएलपी एडवांस कॉर्पोरेट लॉ प्रैक्टिसेस। इस पेपर को पास करने के हवाले से अगर आपकी कोई क्वेरी है या आपकी कोई राय है, तो कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे लाज़मी बताएँ।